अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईं। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने 9 मई के बाद मुल्क भर में लॉकडाउन में पाबंदियां कम करने का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने बंदिशों में नरमी की मंजूरी दे दी है। 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी होगी या नहीं, और अगर होगी तो कितनी होगी? क्या तमाम सूबों में इसका इतलाक होगा भी या नहीं? सूरत हाल आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अहम इजलास में ज़ेर बहस आएगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन का शिकार अवाम के लिए बड़ी खबर। 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी पर गौर के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास आज होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर इजलास की सदारत करेंगे। लॉकडाउन में नरमी पर अमल दरामद कौमी राबता कमेटी की मंजूरी से होगा। चारों वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। सिंध हुकूमत भी लॉकडाउन में नरमी की हामी। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं, लॉकडाउन से मुतालिक वफाकी हुकूमत मुशावरत से जो भी फैसला करेगी वो कबूल होगा। सिंध चाहता है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन का इतलाक या नरमी एक जैसी होनी चाहिए। देखिए जी, ये जो भी सिलसिला लॉकडाउन का किया है, ये लोगों की बेहतरी के लिए और सबकी जान की हिफाजत के लिए ये किया सिंध गवर्नमेंट ने। अब जबकि लॉकडाउन में ईज आउट काफी हद तक हो भी गया है हमारी तरफ से, और मजीद जो चीजें हैं वो मतलब सोच और विचार में है, और इंशाल्लाह कल NCOC की मीटिंग है और उसमें ये इश्यूज लाजमी तौर पर सामने आएंगे और उस पर फैसला होगा। सिंध चाहता है कि मतलब पूरे पाकिस्तान में एक जैसा ही तरीक़ेकार हो, सख्ती हो तो एक जैसी हो और नरमी भी हो तो एक जैसी हो। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अहम इजलास में मुल्क में कोरोना की सूरत हाल, इंतजामात और इकदामात का जायजा भी लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला कर लिया है। टेक्सटाइल, स्टील और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल जाएंगी। कारोबार 6 घंटे के लिए होगा। शौकत यूसुफजई ने खैबर पख्तूनख्वा में पाबंदियों में नरमी का इंदिया दे दिया। पंजाब वालों के लिए खुशखबरी, सूबाई हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला कर लिया। हुकूमती जराये के मुताबिक लॉन्ड्री और दर्जी की दुकानें पहले ही खोल दी गई थी, अब कपड़े की दुकानें भी खोली जा रही हैं। टेक्सटाइल, स्टील इंडस्ट्री और स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को भी खोलने का फैसला कर लिया गया। पार्कों को भी खोल दिया जाएगा, ताहम बच्चों के झूलों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कारोबार 6 घंटे के लिए खोलने की इजाजत होगी। दुकानदार हुकूमती SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। पंजाब में मुर्गी के गोश्त, दूध दही की दुकानें, आटा चक्की, बेकरीज और तंदूर पहले ही खुले हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए भी अच्छी खबर आ गई। शौकत यूसुफजई ने समा से गुफ्तगू में लॉकडाउन में नरमी का इंदिया दे दिया। हम चाहते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए दुकानें खोलें, लेकिन उसके लिए टाइमिंग मुकर्रर हो, और साथ साथ ये कि कुछ दुकानें 3-4 दिन खुली रहें, फिर 3-4 दिन दूसरी दुकानें खुली रहें, ताकि एक तो रश भी अवॉइड हो सके और जो कोरोना वायरस का जो वबा फैली हुई है इसको मजीद फैलने से रोका जाए। शौकत यूसुफजई का मजीद कहना था, ताजिर बिरादरी ने हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर डेरा गाजी खान में लॉकडाउन खत्म हो गया है। ताजरों ने दुकानें और कारोबारी मराकज़ शहर खोल दिए हैं। खरीदारों का गैर मामूली रश भी देखने में आ रहा है। लोगों ने एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर दिया है। अख्तर अली की रिपोर्ट देखिए। कैसा लॉकडाउन और कौन सी पाबंदियाँ? हुकूमत पंजाब के फैसलों पर अमल दरामद की कली खुल गई। डेरा गाजी खान में लॉकडाउन गैर एलानिया तौर पर खत्म कर दिया गया। कहीं छुप छुपा कर और कहीं धड़ल्ले से कारोबार जारी। बाजारों, मार्केटों और सड़कों पर गैर मामूली रश नजर आया। दुकानदार कहते हैं 1.5 माह सब्र किया, हुकूमती इमदाद मिली, ना ही किसी ने आकर हाल पूछा। ताजिर है या बड़े दुकानदार हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। जो मजदूर तबका है ना, उनको मतलब घर बैठ के उनके मतलब अखराजात भी हैं, हर मतलब रोजी भी है, उन्होंने कमाना होता है, कुछ करना होता है। हमने तो इसलिए वजह से खोली है दुकान के, मतलब कोई मजदूर मतलब कुछ अपने रोजी कर लेगा। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे पास बिल्कुल ही मरने के करीब पहुंच गए थे। हम मजबूर हो चुके थे कारोबार को खोलने के लिए। इमरान खान साहब, आप कहते हैं कि हमारा 3 लाख में गुजारा नहीं होता, तो हमारा 12,000 में गुजारा कैसे होगा? ताजरों का कहना है कि हुकूमत एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत दे, ताकि मईशत का पहिया चल सके। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। सियालकोट में फलाही तंजीम के इदारे को टाइगर फोर्स में बिना बताए शामिल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर तस्वीर देखकर रज़ाकार हैरत में पड़ गए। माजरा क्या है, जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, क्या है ये तमाम तर मामला? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब के ऑफिशियल
फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की गई है टाइगर फोर्स के हवाले से, उनकी कारकर्दगी और SOP के ऊपर अमल दरामद कराने के हवाले से, और एक उसके साथ तस्वीर भी शेयर की गई है जो बज़ाहिर टाइगर फोर्स के रज़ाकार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पेज पर तस्वीर पोस्ट होने के बाद जो फलाही तंजीम के रज़ाकार हैं उनकी जानब से सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। उनका ये कहना है कि जो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पेज पर जो पोस्ट शेयर की गई है, जो तस्वीर शेयर की गई है, उसमें उन्हें टाइगर फोर्स का हिस्सा बना दिया गया है, जबकि उनका टाइगर फोर्स के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। उनका तल्लक एक फलाही तंजीम के साथ है और उस फलाही तंजीम के साथ वो एक महीने से जो है सियालकोट की जो शहर भर की मसाजिद और दीगर इबादत गाहें हैं उनमें बिला तफरीक डिसइंफेक्शन स्प्रे कर रहे हैं। और इनका जो इमरान खान साहब की टाइगर फोर्स है उनके साथ इनका कोई तल्लक नहीं है। बिल्कुल NGO के रज़ाकार ने टाइगर फोर्स में शामिल होने की सख्ती से तरदीद कर दी है। वीडियो बयान में कहा है कि टाइगर फोर्स की वेबसाइट पर जाली तस्वीर चलाई गई। हम इस चीज की सख्ती से तरदीद करते हैं कि ये जो फेक तस्वीर लगाई गई है, साथ में वो पता नहीं कौन एक लड़का खड़ा होके उसने साथ तस्वीर बनवा के इन लड़कों के साथ तो अपने लीडर को सेंड की। लीडर ने भी उसी तरह आगे जिस तरह वो सोशल मीडिया का इन्होंने पहले ट्रेंड बना के मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उसी तरह आज उन्होंने फिर ये टाइगर फोर्स को कारकर्दगी शो की है। जिस तरह पहले निकम्मे थे, आज भी इसमें उन्होंने अपनी नाअहली का भरपूर सबूत दिया है। NGO के रज़ाकार का कहना है कि उनका टाइगर फोर्स से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, हम फी सबीलिल्लाह हर जगह काम कर रहे हैं। मजीद क्या कहना था ये देखते हैं। पूरे सियालकोट च पूरे जिले दे विच पूरी तहसील दे विच अलहमदुलिल्लाह काम करदे पे आ ते साडा किसी किस्म का टाइगर फोर्स नाल कोई तलक नहीं लिंक नहीं है, क्योंकि उन्होंने साडी तस्वीर चाढ़ी है। भट्टी साहब साडे नाल बैठे ने, 1 महीने तो भी साडे नाल जा रहे हैं। मुस्लिम इलाकों च जाके काम कर रहे हैं, चर्च वगैरह कर रहे हैं, मंदिर वगैरह कर रहे हैं, मस्जिद वगैरह कर रहे हैं, मदरसे वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो साडा टाइगर फोर्स नाल साडा कोई लिंक तलक नहीं जी है। और इसी सारे मामले के ऊपर इसी पर बात करते हैं। टाइगर फोर्स के इंचार्ज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान डार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आखिर ज़रा बताइएगा ये मामला है क्या? इस पिक्चर में जो आपको ब्लैक सूट में एक टाइगर फोर्स का जवान नजर आ रहा है, साजिद परवेज इसका नाम है, और ये बाकायदा इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की टाइगर फोर्स का हिस्सा है। जो 2 आपको साथ नजर आ रहे हैं वो स्प्रे कर रहे हैं मस्जिद में। SOPs मसाजिद के इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसकी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, फैसिलिटेशन के लिए टाइगर फोर्स सियालकोट में काम कर रही है। 3000 मसाजिद हैं यहाँ और हर मस्जिद में तकरीबन 2 से 3 टाइगर फोर्स के बहादुर जवान जिम्मेदारियां संभाले बैठे हैं। तो 9000 के करीब टाइगर फोर्स के जवान इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में काम कर रहे हैं। और जहां ये साजिद परवेज खड़े थे टाइगर फोर्स के मेंबर वॉलंटियर, वो उसको देख रहे थे। अच्छा उस्मान साहब, ये भी बताइएगा कि फिर ये इस तरह का प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है? 10 लाख माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से बहादुर नौजवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं। हमें इस तरह की चीप पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको टाइगर फोर्स का काम दिखाने की कोशिश करें। ये एक मज़ाइका हेज मैं समझता हूँ। एक बयान सामने आया PMLN की तरफ से। मैं उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आगे आए, टाइगर फोर्स में आकर काम करें। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम खुद अपने गली मोहल्लों में लोगों की कोरोना रिलीफ की सरगर्मियों में मदद करें। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान डार साहब वक्त देने के लिए। कराची में टेस्ट मनफी आने के बाद भी शहरियों को कोरोना मरीज बनाए जाने का दावा। लियारी की रिहायशी खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। शौहर ने दावा किया निजी अस्पताल में कोरोना के 2 टेस्ट हुए जो मनफी आए। अचानक वेंटिलेटर पर डालकर दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो 2 रोज बाद इंतकाल कर गई। पंजाब में 50 साल से जायद उम्र के अफराद कोरोना से सबसे ज्यादा निशाना बन रहे हैं। 32% हलाकतें 50 से 60 साल की उम्र के अफराद की हुई हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, महकमा सेहत मजीद क्या कहता है इस हवाले से? कुल पंजाब के जो इदाद शुमार आए हैं उसमें हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस से मर्दों की तादाद जो जाँ बहक होने की है वो सबसे ज्यादा है।
60% से जायद ऐसे मर्द हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हुए हैं, जबकि जो खवातीन हैं उनकी तादाद 31% है कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक होने की। इसी के साथ साथ सूबे में 50 से 60 साल की उम्र के मरीजों की जो हलाकत है उसकी तादाद सबसे ज्यादा है। 32% ऐसी हलाकतें हैं जो कि 50 से 60 साल की उम्र की अफराद की हुई हैं। हलाक होने वाले जो 27% अफराद हैं वो 61 से 70 साल की उम्र के थे। साथ ही साथ सूबे में 16% जो हलाकतें हुई हैं वो 41 से 50 साल की उम्र के दरमियान की अफराद की हुई हैं। और पंजाब में 10% जो हलाकतें हैं उनकी उम्र जो है वो 40 साल से कम की है। कोरोना वायरस से जो जाँ बहक होने वाले बेशतर अफराद हैं उनको कोई और बीमारी नहीं थी, और ये सबसे बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ जो है वो पंजाब हुकूमत की ही डेटाबेस से हुआ है। तकरीबन 65% से ज्यादा ऐसे खवातीन और मर्द हैं जिनको और कोई बीमारी लाहक नहीं थी। वैसे कहा जा रहा था कि जो दूसरी बीमारियों के लाहक मरीज हैं उनकी हलाकतें जो है वो ज्यादा होती हैं, लेकिन पंजाब में सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। महकमा सेहत सिंध ने दावा किया है कि डॉक्टर फुरकान के पास बर वक्त एम्बुलेंस पहुंची। तर्जुमान के मुताबिक उन्हें 3 अस्पतालों का बताया गया जहां वेंटिलेटर मौजूद था, मगर उन्होंने इन अस्पतालों में जाने से इनकार किया। सिंध में 224 वेंटिलेटर्स कोरोना के लिए मुख्तस हैं। वाक़ई की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट कर रहे थे। पुलिस संगीन जराइम की तफ्तीश क्यों नहीं कर पाती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। शवाहिद लेबॉर्ट्री भिजवाने के लिए 1000 पार्सल फीस तफ्तीशी अफसर को अदा करनी पड़ती है। गिरफ्तारी के लिए छापा मारने के लिए भी पुलिस को फंड्स फराहम नहीं किए जाते। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, मजीद क्या कुछ हुआ समाअत के दौरान? देखिए इरम, एक आम शहरी का पुलिस पर सारा इन्हिसार रहता है कि वो उसकी हिफाजत करेगी, लेकिन वो पुलिस खुद किन मसाइल का शिकार है आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट है आईजी इस्लामाबाद की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक कर दी है। उसके मुताबिक अगर कहीं पर कत्ल हो जाए तो 20,000 रुपये फौरी तौर पर जो पुलिस का तफ्तीशी अफसर है उसको अपनी जेब से अदा करना होते हैं। 5,000 रुपये जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे करके लेबॉर्ट्री बजवाने की फीस की मद में, और 15,000 रुपये जाए वकुआ का नक्शा बनवाने की मद में। और ये वो मामला है जिस पर 3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक अलग फैसले में वाजे कह चुकी है, ये राज किसी से ढका छुपा नहीं है कि ये सारी रकम मकतूल की फैमिली से तफ्तीशी अफसर मांग रहा होता है कि हमें ये पैसे दें तो हम तफ्तीश का आगाज करें। अब आईजी इस्लामाबाद ने इस मामले पर जो अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है, साथ ये कहा है कि या तो ये फीस खत्म कर दी जाए या फिर जो जिले इंतजामिया होती है मुतलका उसको ये जिम्मेदारी आयद की जाए कि वो फीस वो अदा करेगी। और दूसरा ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद जो कि दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, उसमें भी फोरेंसिक मायने के लिए कोई लेबॉर्ट्री सिरे से मौजूद ही नहीं है। दूसरे शहरों में रिपोर्ट भिजवाना पड़ती है और 2 माह लग जाते हैं सिर्फ शवाहिद का मायना करवाने में। साथ ये तजवीज़ दी गई है आईजी इस्लामाबाद की जानिब से कि जो तफ्तीशी अफसर है उसको खुद ये इख्तियार दिया जाए कि वो हुक्म बाला की मंजूरी लिए बगैर किसी फीस के शवाहिद लेबॉर्ट्री भेज सके। एक और अहम मामला जो ये बताया गया है कि किसी भी मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए अगर छापा मारना हो उसके लिए कोई अलाउंस, कोई फंड मुख्तस नहीं किया गया पुलिस के लिए। जो रोज़मर्रा का खर्चा होता है, जो चंद लीटर पेट्रोल होता है, उसी में पुलिस पार्टी को जाना होता है और खुद से ये सारे मामलात निपटाने होते हैं। इसमें भी तजावीज़ दी गई है आईजी इस्लामाबाद की जानिब से कि ये मामला भी हाल तलब है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पुलिस की स्पेशल ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं, किसी भी VIP रूट के ऊपर लगा दी जाती है, किसी बड़ी पेशी के ऊपर लगा दी जाती है। और जो पुलिस का अपना करने का काम है यानी तफ्तीश करना और जो संगीन जराइम है उनको हल करना, उनके जो असल मुजरम है उनको गिरफ्तार करना, उसमें जो टाइम है वो मिलता ही नहीं पुलिस को, और पुलिस दूसरी ड्यूटियों पर या नाकों पर खड़ी रह जाती है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो हड़तालें होती हैं आए रोज, उसकी वजह से भी पुलिस को मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो तफ्तीश है वो ठीक से मुकम्मल नहीं हो पाती। ये एक मुकम्मल रिपोर्ट है जो आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जमा कराई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले ये कुछ कंसर्न शो किए थे कि जो जस्टिस सिस्टम है वो तबाही के दहाने पर खड़ा है, क्योंकि 2 ऐसे मुलजमान सामने आए थे जो 10 साल से बेकसूर जेल में बैठे हुए थे। उसके बाद वजारत दाखिला को भी नोटिस किया गया था, आईजी इस्लामाबाद को भी किया गया था, और उस दौरान ये बात सामने आई है कि एक अलग केस में ये रिपोर्ट पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा है जिसको पब्लिक किया गया है, और रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा गया है कि इसको दरखास्त में तब्दील करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सेक्रेटरी दाखिला समेत जो दीगर फरीकेन है वो इसमें अपनी जो है वो ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि आईनी अदालत इन इंकशाफात पर आंखें बंद नहीं रख सकती। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। गुजरांवाला में मौसमी तब्दीलियों के बायस गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से काश्तकार सख्त परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन खालिद। किसानों की महीनों की मेहनत जाया हो गई। बारिश से 16 लाख एकड़ अराजी पर तैयार गंदम की फसल तबाह।
गुजरांवाला के काश्तकारों की खतीर रकम भी डूब गई। नुकसान की जो बात है, हमारा जो इधर 40-50 मन फी एकड़ निकलता था, वो अभी हमें उम्मीद है कि शायद 15-20 मन निकल जाए। काश्तकार कहते हैं भारी नुकसान के बावजूद हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। सानू कोई शै नहीं बची, खादा महंगियां, दवा महंगियां ने, कोई बारदाना नहीं मिला। जिथे 50 मन निकलती उत्थे 25 मन साडी कणक पे निकलती है, 20-25 मन। इन्ने साडे खर्चे भी नहीं पे पूरे होंदे। महकमा खुराक ने जिला गुजरांवाला में गंदम की खरीदारी का हदफ 2.5 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर किया था, लेकिन 50% गंदम की कटाई के बावजूद अब तक सिर्फ 54,900 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई है, जो मुकर्ररा हदफ का 26% है। कैमरामैन बशीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, सामा, गुजरांवाला। और अभी न्यूज़ अपडेट। बलूचिस्तान हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें 21 मई तक देने का ऐलान। तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के हवाले से एलामिया जारी कर दिया गया। पुलिस संगीन जराइम की तफ्तीश क्यों नहीं कर पाती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG पुलिस की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। शवाहिद लेबॉर्ट्री भिजवाने के लिए 5,000 पार्सल फीस तफ्तीशी अफसर को अदा करनी पड़ती है। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फ़ारूक शाह की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का मुल्जिम को 20 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन से ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, लेकिन एहतिसाब का अमल नहीं रुकेगा। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से इंटरव्यू में ये भी कहा, शरीफ ख़ानदान इख्तिदार में होते हैं, ये लंदन में मुश्किल वक्त में कारकुनान को छोड़ने वाले लीडर नहीं कहलाते। मैच फिक्सिंग के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। शिबली में बीच में बड़ी चीज़ें लैक कर रही थी। एक सियासी लड़ाई चल रही थी जिसमें एक लैंग्वेज बड़ी मिसयूज, गंदी लैंग्वेजेस भी यूज़ हो रही थी, अपोजिशन के साथ हो, पार्लियामेंट के अंदर हो। इस चीज़ को फोकस किया है अपोजिशन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में। अपोजिशन के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक होने चाहिए, लेकिन जो पार्टी की जो पोजीशन है अगर उसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हमें लोगों ने वोट दिए हैं इसी बुनियाद पे कि हमने एहतिसाब के अमल को इस मुल्क में जो होता है उसमें हमने एक्सपोज करना है। अब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सारी पॉलिटिक्स को जो उसकी पर्टिकुलर पार्टी का जो लीडर है वो इस पूरे उसको अपोजिशन को हाईजैक कर ले और सब मिला लें कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वेरएज़ ये हमारा आईनी और हमारा जो इंतखाबी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को परसू करें जो कि हम समझते हैं जिसने कि इस मुल्क को इतना अरसा इतना पीछे रखा। शहबाज शरीफ का कोई रोल रहा है सियासत के अंदर? उन्होंने हमेशा जो है तो मुख्तलिफ डीलें करके और मुख्तलिफ साजिशें करके और इस किस्म की चीज़ें करके उन्होंने अपने आप को वो रखे। और आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है। वो नज़र तो एक आती है लेकिन बीच में उसमें काफ़ी सीरियस किस्म की डिविजन्स हैं। जब भी सख्ती का वक्त पार्टी पे आया उनकी पार्टी पे तो वो मुल्क छोड़ के चले गए। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, वो लीडर था, उसने नहीं छोड़ा अपने अवाम को। जबकि आप इनकी तारीख देख लें तो जब भी या ये इक़्तिदार में होते हैं या ये लंदन में होते हैं। पीपल्स पार्टी अगेन बदकिस्मती की बात है कि इतनी नेशनल लेवल की पार्टी वो बिल्कुल एक सूबे तक महदूद हो गई है। जो कोरोना में जो अपनी सियासत को चपचाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी कहते थे वो इसी बुनियाद पे कहते थे कि जब आप मुल्क चला रहे हैं आपको दिल और दिमाग से दोनों से मिलकर फैसले करने चाहिए। ये जो थे इनकी जो कोशिश थी वो यही थी कि किसी न किसी तरीके से ये जो एक मौका उन्हें हासिल हुआ है इसमें वो सियासत करें, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये साजिश भी कामयाब नहीं हो रही। क्रिकेट से आपका बड़ा लगाव है, मैच फिक्सिंग की बातें कई अरसे से चल रही हैं, मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, कुछ प्लेयर्स इन्वॉल्व भी होते हैं, अभी तक कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो रही। इसमें जो है तो दो पहलू देखने होंगे। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है तो अपनी जो डिसिप्लिन है उसको और जो अपने SOPs हैं खिलाड़ियों के बारे में और जो मॉनिटरिंग है वो बड़ी स्ट्रिक्ट रखे, और अगर ज़रूरत हो कि कोई ऐसी कानून साजी की जाए तो उसके लिए भी पार्लियामेंट हाजिर है और हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये इससे बहुत बदनामी होती है
और स्पोर्ट्स जैसे एक इतने एक सेहतमंद एक्टिविटी में अगर आप उसमें किसी को बेच दें तो मेरा ख्याल है ये इस तरह जिस तरह आपने अपने मुल्क को बेच दिया। सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और ये है कि जब सज़ा मिलेगी तो जो दूसरे जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको भी इबरत हासिल होगी, क्योंकि जब वो देखेंगे कि उनका करियर अपना इतनी यंग एज में अगर उनका करियर ख़त्म हो जाए तो इससे बड़ी बदकिस्मती किसी भी यंग प्लेयर के लिए क्या हो सकती है। क्योंकि माजी में क्रिकेटर्स के ऊपर इल्ज़ामात होते हैं, बैन लगता है, दोबारा से मैदान के अंदर आ जाते हैं, मुल्क की फिर से बदनामी शुरू हो जाती है, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। देखें बिल्कुल इसमें सिर्फ आमिर हैं जो कि अपनी प्रॉपर इंटरनेशनल जो एसोसिएशन थी या आईसीसी थी उन्होंने उसको रिहेबिलिटेट किया, रीइंटीग्रेट किया, तो ये भी एक दोनों मैसेजेस दे जाने चाहिए कि आपको जो है तो बहुत ही यंग एज, उनका एडवांटेज ये था कि बहुत ही यंग थे तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, लेकिन बाकियों को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिला, उनकी बहुत मुल्क की भी बदनामी हुई और उनका तो पूरा मुस्तकबिल जो है तो वो दाव पे लग गया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल की मकामी सनतें नज़रअंदाज, एक्सपोर्टर को तो तकरीबन 5 अरब रुपए के टैक्स रिफंड अदा किए गए, मगर लॉकडाउन से मुतासिर लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 1 रुपया भी जारी ना हो सका। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। लॉकडाउन में सनतों की बंदिश। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 35 अरब रुपए का नुकसान, ऊपर से ऐलानात के बावजूद लोकल टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स को 2.5 अरब टैक्स रिफंड में 1 पैसा भी जारी ना हो सका। सनतकारों की परेशानी बढ़ने लगी। ये अगर गवर्नमेंट हमारे रिफंड्स हमें दे देगी तो इसके अलावा अगर ना भी कोई इंसेंटिव दिया जाए तो ये इतना बड़ा इंसेंटिव होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज मुश्किल नज़र आ रही है कि कैसे चलेगी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, तो वो उसकी एक उम्मीद बन जाएगी। हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर को तकरीबन 5 अरब की अदायगियाँ की गई हैं, जबकि रीजनल टैक्स ऑफिस के मुताबिक गलत क्लेम रिफंड रोके गए हैं। जो आपकी इनवॉइसेस वेरीफाई होंगी उसके अगेंस्ट रिफंड मिलेगा, जो वेरीफाई नहीं होगी उनके अगेंस्ट रिफंड नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने गलत रिफंड क्लेम कर लिया, हो सकता है रिफंड एडमिजिबल ही ना हो। अब अगर कोई है किसी के तो वो डिस्प्यूटेड है, कोई बंदा भी ऐसा रिफंड दे के जो कि गलत होगा वो उसको भुगतना पड़ेगा। सनतकारों का कहना है कि टेक्सटाइल रिफंड की अदायगी को जल्द यकीनी ना बनाया गया तो इंडस्ट्री को दोबारा से चलाना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक का कर्ज़ों के इजरा के लिए रिस्क शेयरिंग के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक हो गया है। वर्कर्स को नौकरी से ना निकालने वाले इदारों को 3 माह की तनख्वाहों के मसावी कर्जा मिलेगा। मज़ीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, इसकी तफसील बताइएगा। जी हाँ फवाद, इस स्कीम के तहत 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं वफाकी हुकूमत ने, और स्टेट बैंक के साथ कर्जों की रिस्क जो शेयरिंग है उसका तरीकाकार तय हो गया है। ऐसे इदारे, छोटे इदारे, बैंक उनको कर्जे देंगे आसान शराइत पर। वर्कर्स को नौकरी से ना निकालने वाले इदारों को 3 माह की तनख्वाहों और उजरत के मुसावी कर्जा मिलेगा, और स्कीम के तहत 2 अरब रुपए तक सेल ओवर टर्नओवर करने वाले इदारों को कर्जा मिलेगा। स्टेट बैंक जो है वो इस रीफाइनेंस स्कीम की मॉनिटरिंग करेगा और हुकूमत कर्जों के इजरा पर नुकसान की सूरत में 40% बोझ बर्दाश्त करेगी। तो मकसद इसका यह है कि जो निजी इदारे हैं अगर उसमें कोरोना की वजह से लोगों का रोजगार छिन जाने का खतरा है, अगर उनको नुकसान हुए हैं, तो हुकूमत अब मैदान में आई है और 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, कर्जे दिए जाएंगे आसान शराइत पर ताकि लोगों का रोजगार जो है वो बचा रहे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। जस्टिस क़य्यूम कमीशन का एक और गवाह बोल पड़ा। साबिक़ क्रिकेटर आकिब जावेद ने इंकशाफ किया है कि जस्टिस क़य्यूम कमीशन में बहुत कुछ छुपाया गया। धमकियां मिला करती थीं कि अदालत में बोले तो बोटी बोटी कर देंगे। अदालत को बताया कि फिक्सिंग के लिए 1 नहीं 5 से 6 खिलाड़ियों की जरूरत होती है। जब सबको मौका दिया है तो सलीम मलिक को भी देना चाहिए। मुझे तो कॉल्स भी आई थी, बोटी बोटी कर देंगे, जान से मार देंगे अगर जाके अदालत में कुछ कहा। बहुत कुछ उसमें छुपाया गया, जिसका इकरार जो है जस्टिस क़य्यूम खुद भी टीवी के ऊपर कर चुके कि सज़ाएँ और हो सकती थी सख्त। मैंने ये सोचा कि ये बहुत बड़े पाकिस्तान के एहसासा है, हीरोज़ हैं, तो इनको एक मौका दे देते हैं। फ़ाइन करके साथ लिखा गया कि आप इनको कोई इम्पॉर्टेंट जो है वो जॉब क्रिकेट में नहीं देंगे, तो वो दे दी गई। अभी भी वसीम को दी हुई है, उसमें नाम वकार भी है, मुश्ताक भी है। इस सारे का सारा शोर किस चीज़ का है कि हमें क्यों नहीं क्रिकेट बोर्ड ने जॉब दी हुई।
हमें क्यों नहीं मौका मिला? क्रिकेट बोर्ड में भी उनको जॉब देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? जब आपने सबको दी तो सलीम मलिक अकेले का कौन सा कसूर है? मोहम्मद आमिर को हम वापस लेकर आए और उनको एक हीरो पोर्ट्रे किया दोबारा से। तो जितने भी ये लोग हैं जो इन्वॉल्व थे, उनके हौसले बढ़े। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।